जय हिंद। आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी 90 में हार्दिक स्वागत है। तो हम आप लोगों को करा रहे हैं 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, इसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रश्न, उसको हम एक एक शिफ्ट का करा रहे हैं अलग अलग। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। तो आइए, हमारा चैनल है डीपी स्टडी 90, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा चैनल है डीपी स्टडी 90। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो जो आपका सही ऑप्शन है, सही उत्तर वो है ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, तापी। क्या? तापी। तो आप लोग समझिए कि तापी कैसे होगा। जब कोई वस्तु है वो सरकती हुई या लुढ़कती हुई आ रही है, ठीक है, तो जो स्पर्श है, सतह जिस पे वो लुढ़कती हुई आ रही है, वो दोनों के बीच जो बल उत्पन्न होता है उसे घर्षण बल कहते हैं। और यह कार्य क्षय न होकर पिंड की गतिज ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए तापीय ऊर्जा इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न, एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर से फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थित ऊर्जा क्या होगी और गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है, या स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, या स्थितिज ऊर्जा शून्य रहती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, या स्थितिज ऊर्जा समान रहती है और गतिज ऊर्जा भी समान रहती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। ऑप्शन ए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। कौन प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बल। क्या? बल। ये प्रकृति में कभी अकेले नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि बल एक सदिश राशि है, ठीक है, जो किसी पिंड का वेग बदल सकता है। ठीक है, तो बल प्रकृति में अकेले कभी नहीं रहता है, क्योंकि उसके समान एवं विपरीत एक बल कार्य करता है जिसे प्रतिबल कहते हैं। उसके समान और उसके विपरीत में एक बल कार्य करता है जिसे प्रतिबल कहते हैं, और बल का मतलब न्यूटन होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। क्या? सेल्यूलोज। क्योंकि जो छोटी आंत है ये मानव का पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, जो अमाशय से आरंभ होकर बड़ी आंत पर पूर्ण हो जाती है। ठीक है, जो छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। ठीक है, जो हमारी छोटी आंत होती है इसमें हमारा भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है और अवशोषण भी होता है। ठीक है, तो और जो सेल्यूलोज है यह पौधों का एक घटक है जो मानव शरीर द्वारा अपचनीय है, जो पचता नहीं है। ठीक है, सेल्यूलोज अघुलनशील फाइबर है। ठीक है, और इसको पचने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न, ध्वनि की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है। जो ध्वनि की आवृत्ति है तो इसके मापने की इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, कौन? हर्ट्ज। क्या होगा? हर्ट्ज। ठीक है, आइए अगला प्रश्न,
हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन जो सही ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी, उपास्थियाँ। उपास्थियाँ क्यों? जब मानव शरीर में उपास्थियाँ रहती हैं और अन्य मतलब सभी जानवरों में, पशु पक्षियों में पाया जाता है, ठीक है, तो यह हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे? ये हमारी मज्जा में उपस्थित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। तो जैसे कान की हड्डी हो गई, नाक की हड्डी हो गई और हमारे अस्थियों का जोड़ होता है, ये उपास्थि से बने रहते हैं। किससे? उपास्थि से। इसी के कारण लचीलापन होता है, जिससे हम अपने कान को मोड़ सकते हैं और नाक को कहीं से भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण? उपास्थियों के कारण लचीलापन होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर। किस पे? वक्रता केंद्र पर। क्यों? क्योंकि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और समान आकार का बनेगा, ठीक है। और यह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। समान आकार, जितना आकार रहेगा उतना ही आकार उसका प्रतिबिंब भी उतना ही साइज का बनेगा, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसके आइए इसका ऑप्शन क्या होगा चेक करते हैं। तो पोटेशियम का प्रतीक के है। क्या है? के, ठीक है। और इसका परमाणु क्रमांक वो 19 है, ठीक है। और द्रव्यमान जो है वो 39 है, ठीक है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है उसी के समान लगभग में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। इसके बराबर ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो अब आइए हम इसका न्यूट्रॉन कैसे निकालें। तो जो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो हम आइए द्रव्यमान, तो क्या हमें निकालना है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी, ठीक है, वो द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें घटा देंगे तो जो आएगा कितना आएगा? 20। यही न्यूट्रॉन की संख्या की, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न। कौन चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है? ठीक है, तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी, कैल्शियम। ये चौथे आवर्त में और दूसरे समूह में मौजूद है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन है इसमें, ठीक है। आइए अगला प्रश्न। किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है? ठीक है, तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बेकिंग सोडा का घोल। क्या? बेकिंग सोडा का घोल, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका अलग अलग नाम है
इसे मीठा सोडा भी कहते हैं और खाने का सोडा कहते हैं, ठीक है, और बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, NaH और CO3, ये इसका अणुसूत्र होता है, ठीक है। तो एसिडिटी ठीक हो सकती है या बेकिंग सोडा का घोल लेते हैं तो, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, एथिल। क्या होगा, एथिल, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। कौन सा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जो आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सूत्र है वो है CaSO4, ठीक है, CaSO4 और एक हाफ H2O, ठीक है। तो इसमें जब हम पानी मिलाएंगे H2O, ठीक है, तो ये क्या बन के आएगा, जिप्सम। जिप्सम क्या होगा, CaSO4 और 2H2O, यही जिप्सम है। जब इसको इसमें पानी मिलाएंगे हम तो जिप्सम बन जाएगा CaSO4 2H2O, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, थोड़ा सा यहाँ टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। तो है मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल को के आणविक द्रव्यमान में इकाइयों का संख्या का अंतर, ठीक है। मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में इकाइयों का अंतर। तो आइए हम देखते हैं, जो मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, मेथिल का, ठीक है, वो है CH3OH, ठीक है, CH3OH। और इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान होगा C12H3 1 O16 H, कितना, एक, कितना हो गया टोटल, 12 1 13 और 1 14, 14 16 32, कितना हो गया, सॉरी ये 3 H है ना, तो ये 3 रहेगा, ठीक है। तो 12 3 15 1 16 और 16 32, 32, ये द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। और अब एथिल का ये, ठीक है, एथिल का जो है वो क्या है, C2H5OH, C2H5OH। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा C2, तो C का 12 है 12, तो ये 24 क्योंकि 2 है, ये H5, H का 1 है तो 5H है, तो 5 प्लस O 16 प्लस A कितना हो गया, 24 5 29 29 31 30 और 16 46 46, ठीक है। तो दोनों का अंतर पूछा है, तो 46 माइनस 32, तो कितना आ गया, 14, यही आपका उत्तर हो जाएगा ए, क्या, 14, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, द्रव्यमान 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड की गति तक बढ़ता है। 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा,
ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या आता है इसका। ठीक है, तो दिया है द्रव्यमान, तो m बराबर 10 kg दिया है। ठीक है, और टाइम दिया है 20 सेकेंड। ठीक है, और विभवांतर दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका गतिज ऊर्जा, ठीक है, पहले गतिज ऊर्जा निकालिए क्योंकि गति तक बढ़ता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो 1/2, ठीक है, mv²। तो 1/2 1/2 इंटू m का मान 10 v², 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो ये हो गया 4। ठीक है, इसको 2 से काट दिए तो 10 दूनी 20। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? 20। औसत ऊर्जा, जो औसत ऊर्जा है, औसत ऊर्जा, ठीक है, ये है W/T, W/T। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आया है? 20 और T कितना है? 20। तो 1 कट के कितना आ गया? 1 वाट। कितना? 1 वाट। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न, कौन समरूप अंग है? कौन समरूप अंग है? तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल। लॉबस्टर किसे कहते हैं? लॉबस्टर झींगा मछली को कहते हैं। ठीक है, तो झींगा मछली की पूंछ और व्हेल के फाल, ये दोनों एक समान रूप से हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जड़त्व। क्या होगा? जड़त्व। जड़त्व जैसे किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, $220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो आइए हम इसे हल करते हैं, देखते क्या आता है उत्तर इसका। ठीक है, तो जो पावर है P, ठीक है, ये कितना है? 1100 वाट। ठीक है, और इसका जो विभवांतर है वो 220 वोल्ट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? विद्युत धारा I, एम्पियर। तो I बराबर P/, ठीक है, V। I बराबर P/V। P का मान 1100 बटा V का मान 220। 0 से 0, 11 कम 11, 11 दूना 22। तो ये 10/2, इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 5 एम्पियर। ऑप्शन सी क्या आएगा? 5 एम्पियर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है। तो इसका वाणिज्यिक इकाई कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, किलोवाट घंटा। ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, डॉबे राइनर साहब उस समय अज्ञात तत्वों से केवल कितने तरीकों की पहचान
को पहचान सके थे, कितने ट्रिक, ठीक है। तो वो जो डॉबे राइनर साहब थे वो केवल तीन ट्रिकों को पहचान सके थे, ठीक है। तो कैसे? तो वो केवल 3 को पहचाने थे कि जैसे कोई 2 तत्व को, ठीक है, उसके परमाणु भार का जो औसत होगा वो तीसरे तत्व के बराबर होगा, ठीक है। जो किसी दो तत्व के परमाणु भार, ठीक है, किसी 2 तत्व के परमाणु भार के औसत को, ठीक है, तीसरे परमाणु भार के बराबर होता है। यही हमारे डॉबे राइनर साहब ने कहा था। आइए अगला प्रश्न। वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, पपीता होगा। तो एक कायिक प्रवर्धन क्या है? तो एक कायिक प्रवर्धन वो है, जैसे ये 3 ऑप्शन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जैसे केला है, केला का जो पेड़ होता है उसको कहीं से उखाड़ के ले जाते हैं, लगा देते हैं, वो हो जाता है। गुलाब की कोई एक तना काट के ले जाइए, आप लगा देते हैं, वो हो जाता है, ठीक है। नारंगी उसी तरह से लगता है। लेकिन पपीता जो है ये बीज द्वारा बोया जाता है, ठीक है। इसका कोई जैसे इसका जो तना उसे काट के लगाइए तो नहीं होगा, इसका जो ये बीज बोया जाता है पपीता का, तो इसलिए ये कायिक प्रवर्धन में नहीं आता है, ठीक है। और बाकी केला, गुलाब, नारंगी ये कायिक प्रवर्धन है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो आइए इसको भी हम हल करते हैं, कौन सा उत्तर आएगा उसे देखेंगे। तो लड़की का भार W बराबर 450 न्यूटन, ये लड़की का भार है 450 न्यूटन, ठीक है। और क्या पूछा है? द्रव्यमान, ठीक है। तो W बराबर m इंटू जी, ठीक है। तो W का मान 450 न्यूटन बराबर m, द्रव्यमान पूछा है m, इंटू जी का मान 9.8, ठीक है। दिया नहीं है लेकिन हम 9.8 ही रखेंगे। तो m बराबर 450 बटे 9.8, 9.8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो ये आएगा 45.9 kg, ठीक है। कितना? 45.9 kg। तो ऑप्शन डी यही उत्तर आपका आएगा। आइए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शिव ट्यूब, ठीक है। आइए अगला प्रश्न। 20 ऑक्सीजन के 2 निरूपित करता है, जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या आएगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी, परमाणु, ठीक है। तो जो 20 ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं को निरूपित करता है, किसको? परमाणुओं को, ठीक है। आइए अगला प्रश्न। किस विकल्प का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, किसी विकल्प का गलनांक, ठीक है, किस विकल्प का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्बन, क्या? कार्बन, ठीक है। तो
इसका जो कैसे आएगा कि गलनांक और क्वथनांक दोनों सबसे अधिक है, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये पी ब्लॉक के 4a के वर्ग में आता है। ठीक है, इसमें आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में और 4a के वर्ग में आता है, जिसका परमाणु क्रमांक 6 है। कितना? परमाणु क्रमांक 6 है। और इसका जो गलनांक है वो गलनांक है वो है 355 डिग्री। कितना? 355 डिग्री। और इसका जो क्वथनांक है वो कितना है? वो 4827 डिग्री, ये इसका क्वथनांक है। और जो कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो 6 है, और गलनांक इसका 355 डिग्री और क्वथनांक 4827 डिग्री है। ठीक है, तो बस आज लास्ट यहीं तक। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। ठीक है, और बगल में जो बेल आइकन है इसे प्रेस कर लीजिए। जो भी हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो धन्यवाद। जय हिंद।